धन्यवाद अनिल सप्रे जी। आप लगातार सामयिक विषयों पर, महापुरुषों की जयंती पर, विशेष तिथियों पर नानाजी देशमुख पुस्तकालय में पंडित दीनदयाल परिसर में ये आयोजन करते रहते हैं। और आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपने ये आयोजन रखा और इस आयोजन के निमित्त अपनी बात रखने का अवसर मुझे प्रदान किया। बंधुओं, 2014 के पहले भारत की छवि एक घोटालेबाज देशों की छवि के रूप में थी। लगातार स्कैम होते थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला। एक निराशा का वातावरण पूरे देश में था। यह देश इस संकट से कैसे निकलेगा? मनमोहन जी की सरकार थी, लेकिन पीछे से तंत्र किसी और के हाथ में था, ये सर्वविदित है। ऐसे लगता था यह देश एक रसातल की तरफ ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक अजीब सा वातावरण पूरे देश में था, अनिश्चितता का वातावरण था, नौजवान परेशान था। वो चाहता था इस भ्रष्टाचार और इस जो रोज घोटाले होते हैं इससे मुक्ति मिले। उस समय एक सकारात्मक, एक ऊर्जा दिखी, एक आशा की किरण इस देशवासियों को दिखी कि एक गुजरात प्रांत में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से काम किया, पहली सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी बार की सरकार, और लगातार विकास के मामले में गुजरात पूरे देश में एक अलग विशिष्ट पहचान बना करके खड़ा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ने जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता के रूप में प्रस्तुत किया, पूरे देश में एक हर्ष का वातावरण था। पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल खड़ा हो गया कि नहीं, अब इस देश को कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं। इन घोटालों से अगर कोई देश को राहत दे सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। देश को परम वैभव के शिखर की ओर कोई ले जा सकता है तो निसंदेह नरेंद्र मोदी सबके जहन में था। और जब चुनाव हुए, चुनाव में जो भी चुनाव के विश्लेषक थे उनके अपने अनुमान, अपनी गणित लगती होगी, उन्होंने अपनी बातें कही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 283 लोकसभा सीटें जीत करके और एनडीए के साथ सहयोगियों के साथ 330 से अधिक सीटें जीत करके देश में एक लोकप्रिय एनडीए की सरकार बनी, जिसके मुखिया के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला। और काम संभालते से ही उन्होंने जो पहली बात कही थी कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ये साफ था कि जो घोटालों से अब मुक्ति इस देश को मिलेगी। और लगातार काम उन्होंने जब इस देश में शुरू किए, उन कामों की गणना अगर हम करें तो मुझे लगता है समय कम होगा, लेकिन इतने सारे काम रोज, जैसा भी अभी माननीय अनिल जी बता रहे थे, रोज उनके खाते में एक काम की उपलब्धि है। इस देश को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, उस तरह से उन्होंने काम किया। उसमें एक घटना में केवल उल्लेख करना चाहता हूँ आप सभी के बीच में। एक दौर वो था जब पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वे जब अमेरिका की यात्रा पर गए तो उनके लिए वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति अपने व्हाइट हाउस में न मिलकर के कहीं अन्य स्थान पर मिलने का उन्होंने समय दिया। ये स्थिति थी हमारे देश की। और जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री के समय में जो बंदिशें अमेरिका ने लगाई थी, उन्हीं अमेरिका ने लाल कारपेट बिछा करके, ग्रीन कारपेट बिछा करके उनका वेलकम किया। आइए मोदी जी, आपका स्वागत है। उनके सीनेट को संबोधित करने का अवसर देश के प्रधानमंत्री को मिला। एक पूरी दुनिया में एक सकारात्मक माहौल भारत को लेकर के बनने लगा कि काम कैसे हो सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा कैसे हो सकती है। और उन्होंने जब देश में काम शुरू किए तो उन्होंने जो अनुभव किया, वो छोटे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाय बेचने वाला था, मैं छोटा बच्चा था, संघ के संस्कारों में मुझे इस राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिली और देश के लिए काम करने का जज्बा जागृत हुआ। तो चाय बेचने वाले का बेटा, चाय बेचने वाला, जब उन्होंने उस कठिनाई का दौर देखा तो महिलाओं को, माताओं को किस तरीके से लकड़ी की आग से उनकी आंखें जलती थी, कईयों की आंखें खराब हो जाती थी,
तो उज्ज्वला योजना वहाँ से निकल करके आई कि देश में हम हर उस गरीब महिला तक, उस गरीब परिवार तक हम गैस की व्यवस्था करें, ताकि उसको भी अपनी आंखें बचाने का, और देश की बहुत बड़ी जो इस स्वास्थ्य को लेकर के ये आंखों के रोग के इलाज के लिए जो पैसा खर्च होता था वो भी बचेगा, और एक स्वस्थ माता अपनी आंखों के स्वस्थ रहते अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगी और उसको एक सहारा मिलेगा। लगातार जनधन योजना, एक आश्चर्यजनक बात है कि इतने देश में हम कहते हैं कि 125-130 करोड़ की आबादी, आज हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन लोगों के अपने खाते नहीं है। तो खाते नहीं है तो प्रधानमंत्री रहते जब राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया विकास के लिए भेजता हूं, तो 15 पैसा लोगों के हाथ में आता है, वो पाइप में 85 पैसा घुल जाता है। यानी सिस्टम का इतना गहरा दोष, इतनी दीमक थी सिस्टम में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से जब खाते खोलने का काम शुरू किया, बैंकों के खाते खुलवाए, एक रिकॉर्ड 29 करोड़ से ज्यादा खाते उस समय खुले, और अब लोगों को जो पैसा भारत की सरकार भेजती है, अब राज्य की सरकार उन खातों में पैसा डालती है, तो 1 रुपया डालती है तो 1 रुपया पूरा का पूरा उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, उस हितग्राही के पास पहुंचता है। बीच में बिचौलिए नहीं होते, सीधा उनके हाथ में पैसा पहुंचता है। और देश को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं यार? कृषि प्रधान देश है, तो हमको किसानों की चिंता करनी पड़ेगी। तो किसान की फसल अगर नष्ट हो जाती है, ओला पाला से नष्ट हो जाती है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो किसान फसल बीमा योजना का काम किया। किसान सम्मान निधि के कारण सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपए की राशि दे करके, और इस तरीके से लगातार उनको कैसे हम कृषि प्रधान देश को और मजबूती प्रदान करें, ये लगातार काम हुए। और देश में सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर तक बिजली पहुंचाने का एक अनूठा कार्यक्रम हुआ कि इस देश में हम इतने देश आज़ादी को, इस भारत को हो गए, लेकिन आज भी बिजली की समस्या लोगों तक है, बिजली उनके घर में नहीं है। तो वो कैसे आगे इस देश उन्नत भारत की तस्वीर बन सकती है? तो उनको सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनको लाइट की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की। और लगातार हमने देखा जब इस देश पर हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के प्रधानमंत्री ने अपने हौसले बता दिए कि भारत अब वो भारत नहीं है जो हमको जो है कि अगर आप हमला करोगे तो हम केवल बातें कर करके हम देख लेंगे, कर लेंगे, और हम विचार करते हैं इस पर नहीं होगा। तो भारत के ऊपर अगर कोई हमला होगा और टेढ़ी आंख करेगा तो उसका बदला लिया जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक को इस रूप में देखा जाता है। हम सबको मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक की घटनाएं भी हम सबके जहन में है, कभी न भूलने वाली ऐसी घटनाएं हैं। निश्चित रूप से पहला कार्यकाल एक भरोसे का कार्यकाल हुआ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जब 5 साल की गणना होने लगी तो हर तरफ लगता था कि नहीं, एक अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मिलना चाहिए। वो सुखद क्षण भी आया जब 2019 के चुनाव हुए। 19 के चुनाव के समय उन मुद्दों के साथ वापस भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जनसंघ से लेकर के जो हमारे विषय हुआ करते थे। वापस जब मोदी जी की सरकार बनी, भरोसा और प्रगाढ़ हुआ और लोगों का वोट प्रतिशत भी बढ़ा। अकेले भारतीय जनता पार्टी देश में 303 सीटों के साथ जीत करके और 350 एनडीए के बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी। वापस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार अपना कार्यकाल संभाला, और कार्यकाल संभालने के बाद से ही जिन मुद्दों पर जनसंघ ने अपना काम शुरू किया था कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, 35 से समाप्त होनी चाहिए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के पूरे हिंदू समाज में एक उत्साह था कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में उस रामलला के जन्म स्थान पर होना चाहिए। तो दूसरी पारी शुरू होते से ही सबसे पहले महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की उस परेशानी से गुजरना पड़ता था, उस परेशानी को दूर करके सबसे पहले हिंदुस्तान ने दूसरी सरकार बनते से ट्रिपल तलाक कानून आया। भारत की उस मुस्लिम आबादी का आधा जो महिलाओं का प्रतिशत था, उसको राहत भरा एक कदम हुआ कि नहीं, भारत में अब ट्रिपल तलाक एक कानून बन करके ये एक अपराध माना जाएगा। बेकारण से अगर इस तरीके से होता है तो भारत में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, न्यायालयीन व्यवस्था बनी हुई है, परिवार के विवाद होते हैं, वैसे ही हल होगा। लेकिन ट्रिपल तलाक अब आसान नहीं होगा कि आपने किसी को भी चलते हुए 3 तलाक बोल करके, 3 बार तलाक बोल करके उससे छुटकारा पा लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको न्याय संगत कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहली कार्रवाई के बाद 35A और 370, जिसके बारे में कश्मीर के अलगाववादी और बाकी जो नेता हैं वो कहा करते थे कि मोदी जी एक बार नहीं 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो 370 समाप्त नहीं हो सकती। देखिए हमारे आंखों के आगे ही
अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान में एक कानून में भारत का संविधान बन गया और धारा 370 35 से देश से समाप्त हो गई। अब हमको किसी प्रकार की बाधा नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, इस देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। बंधु, हम सबको मालूम है कि 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हो गई, 2 निशान की व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन 2 विधान थे देश में। बाकी राज्यों में 5 वर्ष के लिए विधानसभा के चुनाव होते थे। एक मोटी सी बात कहता हूं तो, लेकिन कश्मीर में 6 वर्ष में चुनाव हुआ करते थे। शेष राज्यों से अलग कश्मीर का कानून हुआ करता था। हम यहाँ की कोई बेटी वहाँ ब्याहेगी तो उसका नाम वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ की बेटी अगर पाकिस्तान के किसी नागरिक के साथ ब्याहेगी तो उसको भी कश्मीर की नागरिकता मिल सकती। अजीब सा कानून था इस देश को, जो अलग करने का एक षड्यंत्र उस कानून के भीतर था, उसको समाप्त करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय अमित शाह जी ने वो करके दिखाया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में एक कानून है। और जो लद्दाख की स्वायत्तता की बात होती है कि लद्दाख खुद से उन्नति करे, प्रगति करे, आज यूनियन टेरिटरी के रूप में आज लद्दाख प्रांत भी हमारे देश में है। और इसके बाद लगातार मंदिर निर्माण को लेकर के, सीए को लेकर के, भाई इस देश में आने वाले चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, इनके लिए भारत के अलावा कहीं और स्थान नहीं होता था। जो प्रताड़ित थे, जो पाकिस्तान से प्रताड़ित थे, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित थे, बांग्लादेश से थे, अफगानिस्तान से थे, ऐसे लोगों को शरण देने का काम, उनकी नागरिकता देने का काम सीएए के रूप में भारत की सरकार वो कानून लेकर के आई। और वो कानून बनने के बाद से लेकर के इस सारे इन वर्गों में भारी हर्ष है। और भारत ने ये बता दिया है कि चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, उनको भारत ये शरण देगा। जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए उनको भारत शरण देगा। और उन्होंने यहाँ पर आकर के शरण ली। एक कानून के माध्यम से लगातार अनेकों हजारों लोगों को, हजारों परिवारों को, लाखों लोगों को इसकी राहत मिली है। कश्मीर में आज अलगाववादी सिर उठाने के लिए 10 बार सोचते हैं। और जो घटनाओं का एक बड़ी संख्या मानी जाती थी, अब संख्याओं में इतनी कमी हो गई है, ना जैसी घटनाएं होती हैं। अब अलगाववादी कोई घटना करता है, आतंकवादी कोई घटना करता है तो उसको वहीं के वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति, भारत के गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत एक सुरक्षित भारत के रूप में अब बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी आवास योजना कि जो गरीब परिवार है, 75 वर्ष देश की आज़ादी को होने को आए, लेकिन आज भी गरीब टपरे के मकान में रहता है, झुग्गी में रहता है, तो क्या उसको पक्का मकान नहीं दिया जा सकता? वो उसको पक्की छत नहीं दी जा सकती? ये उसका मौलिक अधिकार है। 1 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है कि 2020 तक जब देश अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने पक्के मकानों में होंगे। इस देश में स्वास्थ्य को लेकर के जो दुरावस्था थी, उस दुरावस्था को दूर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज हो सके, उनके पास वो जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है। लगातार ये करके इस भारत को एक मजबूत और स्वस्थ भारत बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत के कारण की बात हुई है, लोकल फॉर वोकल की बात हुई है, हम स्किल इंडिया की बात हुई है। कोरोना संक्रमण के दौरान हमको मालूम है N95 जो मास्क है वो भारत निर्माण नहीं करता था। पीपी किट हम दूसरे देशों के भरोसे पर रहते थे। आज भारत आत्मनिर्भर हुआ है। आज हम ऐसी स्थिति में है कि हम अपना बनाया हुआ उत्पादन हम निर्यात करने की स्थिति में है। वेंटिलेटर भारत ने अपने खुद के बूते पर बनाने का काम शुरू किया है। और ऐसा यहाँ के नौजवानों को स्किल इंडिया के माध्यम से हम कैसे उनकी मदद हो सकती है, कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम भारत के वासी हैं, और नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये जो 2 साल हैं ये वास्तव में ये उल्लेखनीय है कि इसमें जो काम हुए उन इन 2 सालों का अगर हम उत्सव मनाते हैं तो निश्चित रूप से आज कोविड के माध्यम से जो भारत में पीएम केयर फंड के माध्यम से अनेकों स्वास्थ्य के लिए क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था हो सकती है, कैसी कैसी स्वास्थ्य सेवाओं की कई अस्पताल खुल सकते हैं, उन अस्पतालों को खोलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है।
वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर भारत काम कर रहा है। एक पुरानी शिक्षा नीति के कारण ये देश का नौजवान पढ़ने लिखने के बाद भी उसके हाथ में केवल डिग्री हुआ करती थी। तो हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से कैसे हम बेहतर उसका कल कर सकते हैं, कैसे उसको लगे कि मैं इस पढ़ाई का उपयोग अनेक स्थान पर कर सकता हूं। इस पढ़ाई के अलावा भी मैं स्किल के माध्यम से इस देश में आत्मनिर्भर भारत में कुछ काम करके न केवल मैं अपना रोजगार स्थापित कर सकता हूं, अपने साथ कई लोगों को रोजगार में सम्मिलित कर सकता हूं, उनको रोजगार दे सकता हूं। यह काम स्किल इंडिया के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। और इस कोविड के दौर में जब ये लगता था कि कोविड से बचाव के लिए कोई दवाई नहीं है, केवल हम यह हो सकता है कि हम कौन सा पैरासीटामोल लें, कौन सी दवाई लें, केवल अटकलों पर चलता था। तब बात आई कि वैक्सीन के अलावा कोई उपचार नहीं हो सकता। ये पहला गौरवशाली समय है जब भारत ने एक समय से पहले और दुनिया को बता दिया, अपनी वैक्सीन निर्माण करके, कोवैक्सीन का निर्माण करके ये बता दिया कि इस क्षेत्र में भी हमारे वैज्ञानिकों ने जो अभूतपूर्व काम किया है, कहीं न कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये सब संभव हो पाया है। और आज जो दुनिया को एक डर बैठ गया कि हम कैसे एक सस्ती वैक्सीन का निर्माण भारत ने किया है, और उसके कारण आज दुनिया मानने लगी है कि इस वैक्सीन से बाकी वैक्सीन की तुलना में कोवैक्सीन ज्यादा प्रभावी है। अनेक वैक्सीनों के लिए निर्माण के लिए उन्होंने दरवाजे खोले। निश्चित रूप से ये कुल मिलाकर के 7 वर्ष और ये जो 2 वर्ष हैं, ये भारत को उन्नत और भारत को प्रगति के लिए और परम वैभव के शिखर पर भारत को ले जाने का जो काम है, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से हम गौरवान्वित थे कि ऐसे प्रधानमंत्री ने ऐसे दौर में जब काम संभाला, जब आशा की कोई किरण नहीं लगती थी, एक आशा की किरण के रूप में एक जो उजाला माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुआ, पूरा देश का गर्व जो मस्तक है गर्व से ऊपर हुआ है। पूरी दुनिया में भारत का एक मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत की चर्चा आज किसी भी देश में जब चर्चा होती है तो बाकी दुनिया के देश अपनी बात कहते हो, जब तक भारत अपनी बात नहीं कहता तब तक बात पूरी नहीं होती। यह भारत में जो परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से आने वाला वर्ष, आने वाला समय भारत के लिए और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम सभी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो दीर्घायु हो, वो शतायु हो, भारत का लंबे समय तक नेतृत्व करते रहे और भारत को जिस स्थान पर पहुंचाने के लिए हजारों सैकड़ों लाखों लोगों ने जो सपना देखा है कि यह देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, उसको पहुंचते हुए हम देख सकेंगे। देश दुनिया का, भारत दुनिया का नेतृत्व करे, यह भी जो कल्पना हम सबकी है वो भी हम देखेंगे। भारत विश्व विजेता बने, भारत की जय जयकार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा ही संगठन बंधु, मुझे कहा गया, सप्रे जी ने कहा कि आपके पास जो निजी रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महामंत्री के रूप में जो काम दिया है सेवाई संगठन के माध्यम से, तो सेवाई संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे ही संक्रमण का दौर आया, कोरोना संक्रमण का 2020 के मार्च से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अन्न के राशन वितरण का काम किया, भोजन पैकेट का वितरण का काम किया, प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल पहना करके उनके परिवहन की व्यवस्था इत्यादि उनकी हर प्रकार से सेवा की। और कोरोना संक्रमण का जब दूसरा दौर आया, इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में जहां तहां उन्होंने, चाहे कहीं अगर ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड डोनेशन करके, ऐसे ही भोजन के पैकेट की व्यवस्था। और इस दौर में जब अभी का वेरिएंट इतना प्रभावी था जो बहुत जल्दी लोगों को अपनी चपेट में लेकर के नुकसान क्षति पहुंचाने का काम कर रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कैसे मरीज को सुविधा मिल सके, उसको अस्पताल का बेड मिल सके, ऑक्सीजन बेड मिल सके, वेंटिलेटर बेड मिल सके, ये सारे काम किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड केयर सेंटर बना करके पूरे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त जी शर्मा जी ने खुद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन तो किया ही किया, अपने संसदीय क्षेत्र में वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे करके
और भोपाल में कंसंट्रेटर दिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। अनेक हमारे नेताओं ने, माननीय प्रहलाद पटेल जी ने, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधनी में वहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने, सारे नेताओं ने, अनेकों विधायकों ने, अनेक मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, अपने अपने क्षेत्र में सभी सांसदों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से कैसे सुविधा हो सकती है, कोविड केयर सेंटर बना करके लोगों की कैसे हम मदद कर सकते हैं, ये सारे काम हुए। लेकिन बंधुओं, इसके काम से अभी थोड़ा सा निश्चित रूप से प्रभाव थोड़ा सा संक्रमण का कम हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी आशंका व्यक्त करते हैं कि तीसरी वेव हिंदुस्तान में आएगी, तो इसलिए वैक्सीन का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। पहले जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेशन हुआ, उनको वैक्सीन लगा करके उनको राहत देने का काम हुआ। इसके बाद 45 प्लस के 1 अप्रैल से लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और इसके बाद 1 मई से मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 साल से ज़्यादा की आयु के हमारे नौजवान बहनों और भाइयों को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, और अभी लगातार चल रहा है। अब शुरू में जब वैक्सीनेशन हमको जितनी मात्रा में मिलती थी, उतना लोगों में एक ऐसा भाव था कि कहीं किसी को बीमारी हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे, अलग अलग जो भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस और तमाम ऐसे लोगों ने किए कि अनेक प्रकार से कोई नपुंसक हो जाएगा, कोई इस तरीके की। लेकिन इस वैक्सीन के जो भी परिणाम आए, उसमें सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जिसको एक वैक्सीन का डोज भी लगाए तो उसकी भी जान बचती है। दूसरा वैक्सीन लगवाने के बाद तो उसके जान जाने का खतरा न्यूनतम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उसको अन्य बीमारियों के कारण कोई कठिनाई होती भी है, तो अगर उसने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए तो उसकी कठिनाई कम होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों को, देश के सभी बहनों और भाइयों को, जहां तक चूंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पूरे देश दुनिया तक जाता है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, वैक्सीन ड्राइव जो चल रही है उसमें 18 प्लस के कार्यकर्ता लोगों को रुचि है, हमारे बहनों और भाइयों की रुचि है। 45 प्लस के साथियों को भी जाना चाहिए। अब इस बार शहर के क्षेत्र को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारे, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन ड्राइव हो, उनको भरोसा दिला करके उनको बताएं कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन ली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ली, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लिए, मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा ने, सारे नेताओं ने वैक्सीन लगवाई है। सारे डॉक्टर्स ने, जो फ्रंटलाइन वर्कर है उन्होंने, सारी नर्सेज ने, नगर निगम की सेवा करने वाले, पुलिस सेवा में काम करने वाले, सभी ने वैक्सीन लगवाई है। इसलिए सभी से अपील करता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि हमको ये वैक्सीन हमारी जान की बचाव के लिए अगर इसका निर्माण हुआ है, और पूरे भरोसे के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सबको न केवल खुद को वैक्सीन लगवानी चाहिए, बाकी हम अपने सहयोगी, अपने परिवार के सभी सदस्य, आस पड़ोस, कोई भी व्यक्ति जब इस संकल्प को धारण कर लेगा कि मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन के नहीं है, तब जाकर के हम कोरोना के इसको आहट को रोक पाएंगे, कोरोना को हम अपनी जमीन से समाप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी के साथ होना चाहिए। इसके डोजेस लगातार बढ़ने वाले हैं, पहले तो मात्रा कम आ रही थी, अब देश में मांगी जा रही है। दिसंबर तक 257 करोड़ डोज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बाकी कंपनियों के साथ बातचीत की है, उनके साथ अनुबंध किया है, मई से लेकर के दिसंबर तक लगातार जो डोजेस आने वाले करोड़ों की संख्या में 257 करोड़ डोज भारत में आएंगे। एक भी व्यक्ति वैक्सीन से बाकी न रह जाए, ये चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बंद मत करना। आगे हाँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय भगवान दास जी सबनानी के इस ओजपूर्ण एवं सारे के सारे जितने भी कदम मोदी जी ने उठाए, वो सारे के सारे कदम, वो प्रत्येक कदम के बारे में एक एक उन्होंने जो बातें बताई हैं,
जो मार्गदर्शन किया है वास्तविकता में वो बहुत ही हम लोगों को गागर में सागर भर करके उन्होंने ये बताया कि 7 वर्ष में क्या, वरना 1825 5 साल में, 1855 5 साल में, फिर उसके बाद में 750 दिन, यानी 2500 के लगभग, यदि मान लीजिए इतने डिसीजन हुए हैं, इतने निर्णय हुए हैं, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान दास जी का, माननीय भगवान दास जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर के हमारे पूरे इस ऑडियंस को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया, और एक जो बात उन्होंने अंत में कही, प्रार्थना की कि सारे लोग वैक्सीन लगवाएं, टीकाकरण करवाएं। इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से, मुझे भी दोनों टीके लग चुके हैं, अरे वाह, और भगवान की दया से मैं भी सही सलामत यहाँ पर बैठा हूँ, सही सलामत रहेंगे। और मैं सही सलामत रहूँगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पे पूरा विश्वास है, अपने देश के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने प्रदेश के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने देश की जनता पे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, माननीय भगवान जी, आपको और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।